हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। रो रैंक एंड कॉलम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ रो वेक्टर्स एंड कॉलम वेक्टर्स, यानी कि अगर आपको रो वेक्टर्स दिए गए हैं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, ये हम कैसे चेक करते हैं, इसका प्रोसेस। और वैसे ही कॉलम वेक्टर्स अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, इस इस पूरे प्रोसेस को मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। आप जरूर से वो वीडियो देखिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया रहूँगा। अगर न दे पाऊँ तो आप मुझे याद दिला दीजिएगा। तो वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसी पे बेस्ड ये टॉपिक है। तो इसको हम पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये उसी पे डिपेंड है पूरा ये टॉपिक। तो देखिए, रो रैंक एंड कॉलम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है। अब ये क्या होता है अपन देखने जा रहे हैं। रो रैंक को पहले मैं डिफाइन करूंगा। देखिए, किसी भी मैट्रिक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, यानी हम इसको हिंदी में कहेंगे किसी भी मैट्रिक्स में रैखिकता स्वतंत्र पंक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी है। ऐसी कितनी पंक्तियां हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखना है अधिकतम ऐसी कितनी पंक्तियां हैं जो रैखिकता स्वतंत्र हैं। तो उन पंक्तियों की संख्या को, अगर 3 पंक्ति रैखिकता स्वतंत्र है ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा मालूम नहीं है, तो ये जो 3 है वो उसका रो रैंक कहलाएगा। या अगर स्वतंत्र रैखिकता स्वतंत्र पंक्तियों की संख्या मान लो, अधिकतम संख्या मान लो 4 है, तो उस मैट्रिक्स का रो रैंक कहलाएगा 4। ठीक है। और सेम काम आप कॉलम के लिए भी करोगे, यानी कॉलम रैंक का भी डेफिनेशन सेम होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स। ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स की संख्या जितनी होगी वो उस मैट्रिक्स का कॉलम रैंक कहलाएगा। अब सब एक बात यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कितनी रोज है? 4 रोज हैं। 1 2 3 4। तो मैं पहले लिख लेता हूँ R1। फर्स्ट रो में कौन कौन है देखो, 1 0 2 4। ठीक है। सेकेंड रो में कौन है बताओ, 0 1 5 0। थर्ड रो में कौन है, 0 0 0 1। और फोर्थ रो में कौन है, 0 0 0 0। तो आप एक काम करते हैं, हम पहले ये जो पहली दूसरी और तीसरी 3 जो रोज हैं उनको हम लेते हैं और ये चेक करते हैं कि क्या ये तीनों रोज आपस में इनका जो सेट है, इनका जो सेट R1 R2 R3, ये 3 रोज का कलेक्शन अपन लिए हैं, क्या ये सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट है। तो इसे चेक करने का प्रोसेस मैंने बता चुका है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया। आप इसको चेक करेंगे क्या है उसका प्रोसेस, मैं आपको बता देता हूँ। तीनों रोज के साथ आप 3 स्केलर लेंगे, यानी 3 कांस्टेंट लेंगे, K1 K2 K3, और इन तीनों को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी K1 R1, फिर K2 R2, फिर K3 R3, और इसको प्लस करके 0 कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे आगे। K1 फिर R की वैल्यू, R1 की वैल्यू ये 1 0 2 4, फिर K2 लिखिएगा, फिर K3 लिखिएगा, इन सब के वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। इस 0 वेक्टर के फॉर्म में लिखिएगा। जैसे ये R1 में कितने 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आप इसको ऐसे 4 को लिखिएगा। K1 को अंदर इंटू करना, K2 को इधर इंटू करना, फिर पहला इसका पहला उसका पहला उसका पहला जोड़ के एक एलिमेंट बनेगा। ठीक है। फिर इसको आपस में सॉल्व करना आप। ये जिस प्रोसेस की मैं बात करता हूँ यही वो प्रोसेस है जिसको मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। आप उसको जरूर से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंसी एंड डिपेंडेंसी ऑफ रो वेक्टर्स एंड कॉलम वेक्टर्स कैसे चेक करते हैं। अच्छा, जब आप ये चेक करेंगे तो आप देखना सॉल्व करके, अगर मान लो K1 K2 K3 तीनों की वैल्यू मान लो 0 आ गई। डेफिनेशन में यही कहा गया था, जब पहली बार मैंने इसका डेफिनेशन आपको बताया था कि लीनियरली इंडिपेंडेंसी ऑफ रो वेक्टर्स, यानी कि रो वेक्टर्स जो आपको दी हुई हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहलाएंगी, जब आप स्केलर के साथ उनका मल्टीप्लाई करके और उनको ऐड करके 0 करेंगे। या दूसरे शब्दों में हम इनको कह सकते हैं कि जब हम उनका लीनियर कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन बना है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, रेखीय संयोग या रैखिक संयोग तैयार करके जब आप उसको 0 के बराबर रखेंगे और जब उसको हल करते जाएंगे और आगे चल करके आपको नतीजे के रूप में ये मिले कि सर जितने स्केलर हमने इनके सामने लिए थे
कोफिशिएंट के रूप में, है ना, गुणांक के रूप में आपने जो यहाँ पे लिए थे उन सभी की वैल्यू, सब की वैल्यू 0 आ रही है, तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि तीनों रो वेक्टर्स का जो कलेक्शन है R1 R2 R3 वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, रैखिकता स्वतंत्र है। अगर इन तीनों में से कम एक आध भी अगर नॉन जीरो आ जाता तो ये कलेक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता। ठीक है, तो सुनिए, तो अगर आप ये तीनों रो वेक्टर्स लेते हैं और मान लो ये नतीजा मिल रहा है तो आप क्या कहेंगे कि सर तीनों रो वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, अब सुनो, अब मान लो इन तीनों के साथ, अब कहेंगे सर आपने एक चौथे को क्यों छोड़ दिया। अब मान लो अब मैं चारों को ले रहा हूँ, R1 R2 R3 R4, इन चारों को ले रहा हूँ और अब इन चारों के कलेक्शन को मैं चेक करना चाहता हूँ कि अगर ये पूरा सेट लिया जाए तो ये जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा कि डिपेंडेंट होगा। ये चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी कहानी में एक कदम और आगे बढ़ना पड़ेगा, K1 R1 K2 R2 K3 R3 प्लस K4 R4 इज इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप उसको सॉल्व करते जाएंगे और मान लो आपको नतीजे के रूप में ये मिल रहा है, अगर सारे के सारे 0 मिल रहे हैं तो फिर ये चारों के चारों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और फिर इसका रो रैंक जो है वो कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि डेफिनेशन के अनुसार मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, यानी कि रैखिकता स्वतंत्र पंक्तियों की संख्या कितनी अधिकतम है। बोलोगे सर यहाँ पे तो 3 पंक्तियां भी रैखिकता स्वतंत्र है, लीनियरली इंडिपेंडेंट तो ये तीनों रोज भी हैं, लेकिन भैया 3 से ज्यादा भी ऐसी कुछ संख्याएं हैं, मतलब 4 रोज भी अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो आप रो रैंक 3 को नहीं लेंगे, 4 को लेंगे, क्योंकि ज्यादा वाले को हम लेते हैं, डेफिनेशन यही कहती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब जब ये वाला एग्जाम्पल आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। आप देखना, ये आपका टास्क है, आप घर में इसको ट्राई करना। आप जब तीनों रोज को लोगे ना तो ये K1 0 K2 0 K3 0 आएगा, यानी कि 3 रोज का जो कलेक्शन है R1 R2 और R3 का वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा क्योंकि सभी 0 आ रहे हैं। लेकिन जब आप उसमें आप R4 को भी शामिल करोगे, अब सॉल्व करोगे तो देखना अब चारों को लेके सॉल्व करोगे ना तो आपको K1 K2 ये सभी 0 आ जाएं ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप देखिएगा सॉल्व करके कुछ ना कुछ एक कम से कम एक नॉन जीरो मिलेगा, या इन सभी में से किसी ने किन्हीं 2 में या किन्हीं 3 में कुछ एक रिलेशन मिलेगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि सर सभी 0 आ रहे हैं। ये बात यहाँ पे साबित नहीं हो पा रही है। तो इसका अर्थ क्या है कि सर हम इन चारों रो वेक्टर्स के कलेक्शन को फिर क्या हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते। तो 4 रोज का कलेक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो रहा है, लेकिन 3 रोज का तो हो रहा है ना। इसलिए इस मैट्रिक्स का रो रैंक अगर आपसे पूछा जाए, यानी कि पंक्ति जाति, हिंदी में हम लोग बोलते हैं पंक्ति जाति, तो रो रैंक अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, 4 की 3 कहेंगे। ठीक है, 3 क्यों कहेंगे, क्योंकि 3 रोज का यहाँ पे कलेक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट प्राप्त हो रहा है, 4 रोज का कलेक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट प्राप्त नहीं हो रहा है। अब आप प्रश्न पूछेंगे सर ये आपको कैसे पता चला कि 3 रोज का लीनियरली इंडिपेंडेंट प्राप्त हो रहा है और 4 रोज लेने पर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके पीछे बस इतना सा मैंने लॉजिक लगाया, इसको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि R1 R2 R3 जो है वो तीनों रो वेक्टर्स का कलेक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट प्राप्त होने के लिए आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा और तीनों स्केलर आपके 0 आएंगे तो आप बोल देना कि हाँ इंडिपेंडेंट है। मगर चौथे को इंक्लूड करने पर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इस बात का पता हम तुरंत लगा सकते हैं। और वो कैसे, देखो 3 रो वेक्टर्स के साथ जिस चौथे को आपने शामिल किया उस चौथे रो वेक्टर की खासियत क्या है, उसकी समस्त एंट्रीज 0 है। तो याद रखना, जिस रो वेक्टर में, रो वेक्टर हो या फिर कॉलम वेक्टर हो, जिस वेक्टर की समस्त यहाँ पे क्वांटिटी, समस्त एंट्रीज जो है, सारी एंट्रीज अगर 0 है, सारे कोऑर्डिनेट्स 0 हैं, ऐसे वेक्टर को आप 0 वेक्टर कह देना। सबसे पहली बात तो 0 वेक्टर कहना। और याद रखना, जिस कलेक्शन को आप चेक करने जा रहे हो उस कलेक्शन में अगर एक भी ऐसा वेक्टर है जो 0 वेक्टर है, जैसे कि यहाँ इन कलेक्शंस में कौन सा वेक्टर 0 वेक्टर है, R4, क्योंकि सारे के सारे 0 हैं। ये 0 वेक्टर है क्या, नहीं है, क्योंकि उसमें 3 जन 0 है, तो क्या हुआ, कम से कम एक तो ऐसा है जो नॉन 0 है, 0 से हट के कुछ और है। लेकिन R4 कैसा है, 0 वेक्टर है, क्योंकि इसकी सभी एंट्रीज जो है वो 0 है। तो अगर किसी कलेक्शन में जिसको आप लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है ये चेक करने जा रहे हैं और उस कलेक्शन में अगर एक भी रो वेक्टर ऐसा है जो 0 वेक्टर है,
तो आंख मूंद के उसका रिजल्ट ये होगा कि सर उसका पूरा कलेक्शन जो है वो पूरा कलेक्शन क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा, लीनियरली डिपेंडेंट, न कि इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो भाई जब ये चारों रो वेक्टर्स को लेने पर ये कलेक्शन लीनियरली डिपेंडेंट हो जा रहा है, तो फिर इस मैट्रिक्स का रो रैंक 4 नहीं हो सकता, कितना होगा, 3 ही होगा, क्योंकि 3 वाला कलेक्शन तो इंडिपेंडेंट आ ही रहा था। ठीक है, ऐसे ही आप इसका कॉलम रैंक भी चेक कीजिएगा, कॉलम्स लीजिएगा आप, ठीक है, सॉल्व कीजिएगा और आप उनको चेक कीजिएगा कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने कॉलम हो रहे हैं, 3 कि 4, आप उनको चेक करना। देखिए, एक आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, आप ऐसा ना सोचिएगा कि सर ये चौथा वाला जो वेक्टर है वो जीरो वेक्टर है, सिर्फ इसी कारण ये लीनियरली डिपेंडेंट हुआ है क्या। तो उस बात को मैं थोड़ा क्लियरिफाई कर देता हूँ। और ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल और केवल जीरो वेक्टर डालने से ही, मतलब इन चारों लोगों में, इन चारों वेक्टर्स में से एक जीरो वेक्टर है, सिर्फ इसी कारण ये लीनियरली डिपेंडेंट हुआ है, ऐसा नहीं है। हो सकता है ये एक आध नॉन जीरो एंट्रीज रखता और ये नॉन जीरो वेक्टर होता, तब भी ये लीनियरली डिपेंडेंट हो सकता था, सॉल्व करने पर पता चलता। लेकिन लेकिन जीरो वेक्टर हो जाने से हम इस बात की आसानी से गारंटी दे सकते हैं, ये तय हो जाता है। ठीक है, लेकिन नॉन जीरो पर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा कि डिपेंडेंट होगा, इसको इसको फिर से जांच पड़ताल आगे करनी पड़ेगी। लेकिन एक वेक्टर अगर जीरो है तो निश्चित तौर पे ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। कहीं भी डाउट हो तो बिंदास आप पूछ सकते हैं। तो एक और बात मैं आपको बताता हूँ, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमेशा याद रखना, रो रैंक और कॉलम रैंक हमेशा सेम होते हैं, रो रैंक और कॉलम रैंक सेम होते हैं, और उसी को हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरीके से हम इसको शो करते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, ये रैंक, रो एक सिंबल है, रैंक को शो करता है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, और ये उतना ही होता है जितना कि रो रैंक होता है और कॉलम रैंक, दोनों सेम होते हैं। तो मैंने आपको बताया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऐसा जीरो वेक्टर एक अगर आ गया तो वो क्या होगा, निश्चित तौर पे लीनियरली डिपेंडेंट होगा। लेकिन अगर ये चौथा वेक्टर अगर जीरो वेक्टर न हुआ होता, तब भी ये लीनियरली डिपेंडेंट हो सकता था, तब तो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो सकता था, उसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती। ठीक है, आ गया समझ में। और अगर एक इनमें चारों में से कोई भी एक वेक्टर अगर जीरो वेक्टर है, तो गारंटी के साथ वो पूरा कलेक्शन लीनियर डिपेंडेंट हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन की आपको जरूरत है, कैसे करते हैं इसके मैंने बहुत सारी ट्रिक्स बताई थी लास्ट वीडियो में, इसलिए मैं इस टॉपिक को ज़्यादा लंबा खींचा नहीं। सॉल्व इसको मैं इसलिए नहीं किया बिकॉज मैंने पूरा इसका जो प्रोसेस है बता दिया था, क्योंकि हमको अभी तुरंत नेक्स्ट टॉपिक में भी आगे बढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एशेलॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक, तो चलिए उस पर चलते हैं। एशेलॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, मैं जल्दी से डस्टर लाता हूँ, वहाँ पे रखा हुआ है। चलिए, बहुत दिन बाद लिखने के कारण ये ठीक से मिट नहीं रहा है, लेकिन अभी अब हम कंटिन्यू जब इसमें लिखेंगे तो फिर ये मिटने लगेगा आसानी से। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एशेलॉन फॉर्म। ओके, सब ध्यान से देखिएगा, एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम हिंदी में भी एशेलॉन फॉर्म ही कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी हम इसको एशेलॉन फॉर्म कहते हैं। अब देखो, एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, या इसको
अब एशेलॉन मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स का एशेलॉन कहलाएगा। अब उसको समझते हैं। इसके लिए, इसके समझाने के लिए मेरे को एक बड़ा सा मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। सब ध्यान से देखते जाइएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 - 2 5 2 7 8 6 0 5 7 8 9 2 11 0 0 0 -4 5 6 7 0 0 0 2 3 4। ये सब एंट्रीज मैंने अपने मन से कुछ भी लिखी हैं, इसमें कोई भी ऐसा कुछ नियम वगैरह कुछ नहीं लगा है। एक और बढ़ा देता हूँ। ठीक, अब देखिए कोई मैट्रिक्स कब एशेलॉन फॉर्म में कहा जाएगा, उसके कुछ नियम है, सब ध्यान से समझिएगा। देखो इसमें कुछ नियम, उसमें से सबसे पहला नियम ये है कि जिस मैट्रिक्स को आप देख रहे हैं उस मैट्रिक्स में अगर कोई जीरो रो है, जीरो रो अर्थात शून्य पंक्ति। शून्य पंक्ति हम किसे कहते हैं? ऐसी पंक्ति जिसकी समस्त प्रविष्टियां शून्य हो, ऐसी रो जिसकी सारी एंट्रीज जीरो हो। देखो क्या ये वाली रो जीरो रो है क्या? सब तो जीरो दिख रहे हैं। ये देखो एक नॉन जीरो दिख गया। इसका अर्थ ये है कि सर ये वाली जो रो है ना वो जीरो रो नहीं है, क्योंकि उसमें कम से कम एक ऐसा दिख गया जो जीरो से हट के कुछ और है, जीरो के अलावा अगर कुछ और है तो वो जीरो रो नहीं कहलाएगी। क्या उसके नीचे वाली रो जीरो रो है क्या? समस्त प्रविष्टियां, सारी एंट्रीज उसमें जीरो दिखाई दे रही है। ऑल एंट्रीज आर जीरो इन दिस रो, तो आप इसको कहेंगे जीरो रो। ठीक है, और आपको ये जीरो रो कहाँ दिखाई दे रही है? उस मैट्रिक्स के सबसे नीचे यानी बॉटम में। तो एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स का सबसे पहला नियम यही है कि अगर उस मैट्रिक्स में कोई जीरो रो है तो वो सबसे नीचे स्थान पे रहनी चाहिए, सबसे नीचे रहनी चाहिए। अगर जीरो रो नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, मान लो ये ऐसा कुछ होता। ठीक है, ये ऐसा, ये 5 ऐसा कुछ। आप सर आप इसको क्यों पलट दिए? इसके पीछे एक नियम है, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब इस रो को देखो आप। ठीक है, ये जीरो रो ये भी नहीं है वो भी नहीं है। ठीक है, तो एशेलॉन फॉर्म में जीरो रो होनी ही चाहिए ऐसा कुछ नियम नहीं है। ठीक है, एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स का शर्त केवल इतना है कि अगर उस मैट्रिक्स में जीरो रो अगर है मान लो यदि, तो वो सबसे नीचे रहनी चाहिए। अगर जीरो रो नहीं है तो कोई बात नहीं, तब भी वो एशेलॉन फॉर्म में बदला जा सकता है या इसको दिखाया जा सकता है। तो ये पहला नियम क्लियर हो गया। दूसरा नियम क्या है वो सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। किसी भी नॉन जीरो रो, देखो जैसे ये नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है। क्यों नॉन जीरो रो है? क्योंकि उनमें कम से कम एक ऐसी एंट्रीज है जो नॉन जीरो है। जैसे इसमें 4 नॉन जीरो एंट्रीज है, 3 जीरो है तो 4 नॉन जीरो है। इसमें 3 नॉन जीरो एंट्रीज है, इसमें केवल एक नॉन जीरो एंट्रीज है। इसको मैं पहले वाली कंडीशन में लिख लेता हूँ, जैसे पहले दिखाई दे रहा था ये ऐसा। तो अगला नियम ये कहता है एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स का कि हर नॉन जीरो रो का, जैसे मान लो ये वाला नॉन जीरो रो लिया मैं और उसमें ये वाला तो जीरो हो गया, फर्स्ट एंट्री तो इसकी जीरो है, ये 5 जीरो है क्या? ये नहीं है। तो मैं पूछूंगा आपसे अगर कि इसकी सबसे पहले नंबर की नॉन जीरो एंट्री कौन सी है, तो सबसे पहले नंबर की नॉन जीरो एंट्री वो होगी जो 0 0 0 होने के ठीक बाद जो नॉन जीरो नंबर आएगा वो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री होगी। जैसे यहाँ पे ये जीरो था तो उसके ठीक बाद नॉन जीरो एंट्री लिखी 5। यहाँ पे ये वाली रो की नॉन जीरो एंट्री कहाँ है? 0 0 0 0, ये रहा -4। जहां पे आपको ऐसी एंट्री दिखेगी जो जीरो से हट के कोई और होगी तो वो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री। इसकी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 2, इसकी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है सबसे लास्ट में। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हर रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री अपने ऊपर वाली रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री के एकदम राइट साइड है। देखो आप उधर रहनी चाहिए, नीचे भी नहीं रहनी चाहिए, उस तरफ हट के रहनी चाहिए, स्ट्रिक्टली राइट साइड। जैसे आप देखो ना तीसरे रो में, आप गौर से देखिए इस तीसरे रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री कौन है? ये -4, और वो अपनी ऊपर वाली रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री के स्ट्रिक्टली राइट साइड है, नीचे भी नहीं है।
ये -4 अगर इधर लिखा होता तब भी चलता, क्योंकि तब भी वो राइट साइड ही होता, ठीक है। लेकिन नीचे नहीं रहना चाहिए और लेफ्ट साइड भी नहीं रहना चाहिए, स्ट्रिक्टली राइट साइड रहना चाहिए। फिर वो भले स्ट्रिक्टली राइट साइड एक कदम हो हट के हो, या 2 कदम या 3 कदम, जितने भी कदम, लेकिन वो राइट साइड ही रहे। तो ये -4 यहाँ होता तो अभी कोई दिक्कत नहीं होती, तब भी वो 5 के राइट साइड ही रहता। तीसरा आप देखो, ये वाला देखो आप, इसकी नॉन जीरो एंट्री 2 उसके राइट साइड है, इसकी नॉन जीरो एंट्री 1 यहाँ राइट साइड है। तो निश्चित तौर पे ये मैट्रिक्स आपको एशेलॉन फॉर्म में दिखाई दे रहा है। इस बात की यहाँ पुष्टि हो चुकी है, ये बात यहाँ पे पता चल चुकी है। हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं नीचे नॉन जीरो एंट्री लिख रहा था तो मैं इन दोनों को पलट दिया था, वो इसलिए क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे 5 लिखा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ये मैट्रिक्स आपको जो दिखाई दे रहा है वो एशेलॉन फॉर्म में है क्या, तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि देखो जो नियम मैंने आपको बताया था स्ट्रिक्टली राइट साइड वाला नियम, वो यहाँ पे गलत साबित हो रहा है, यहाँ पे टूट रहा है वो नियम। कैसे, देखो ना, लास्ट वाली रो की जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है वो कौन है, 5, और उसके ऊपर वाली रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री कौन है, 1। और मैंने क्या कहा था नियम में कि हर नीचे वाली रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री अपनी ऊपर वाली रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री से स्ट्रिक्टली राइट साइड हट के होनी चाहिए। तो क्या 5 1 के राइट साइड है क्या, नहीं है, 5 तो 1 के नीचे है, 5 1 के नीचे है, तो वो जो नियम है उसका पालन यहाँ हो नहीं रहा है। इसी कारण ये मैट्रिक्स फिलहाल तो एशेलॉन फॉर्म में नहीं है। तो बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, देखो सर यहाँ 0 होना चाहिए था, या उस 1 को इस साइड होना चाहिए था, ठीक। तो ये एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब हम चलते हैं आगे, समझ में आ गया आपको, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट जो है मैं आपको बताता हूँ अब रिड्यूस्ड एशेलॉन मैट्रिक्स, रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म, ठीक है। इसको अब मैं मिटाता हूँ, नहीं मिटाता नहीं हूँ, यहीं पे आपको मैं समझा सकता हूँ। इसी में अगर हम कुछ चेंजेस करें तो ये रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में बदल जाएगा। अब ये कौन से फॉर्म में, एशेलॉन फॉर्म। अब हम पढ़ेंगे रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म, रिड्यूस्ड समानित एशेलॉन रूप, ठीक है। अब समानित एशेलॉन रूप क्या है वो देखिए, एशेलॉन मैट्रिक्स के जो नियम हैं वो तो सेम रहेंगे ही रहेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा नियम इसमें जुड़ जाएंगे, तो वो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में बदल जाएगा। अब वो क्या नियम है सुनते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स आपको एशेलॉन फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ठीक है, जैसे कि ये दिख रहा है हमको एशेलॉन फॉर्म में, तो आप इसके हर नॉन जीरो रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्रीज को देखिए, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, वहाँ पे ये, ठीक है। तो कौन सी एंट्रीज को देखना है हमको, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्रीज को देखना है। चलो मैं देखता हूँ, यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है, यहाँ ये दिख रहा है, वो भी ठीक है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब अगला नियम क्या है वो भी सुन लो सर। रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म के लिए ये जरूरी है कि हर नॉन जीरो रो की जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है वो निश्चित तौर पे स्ट्रिक्टली 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1, यानी कि ये 5 -4 सब दिख रहा है ना, नहीं चलेगा, कितना होना चाहिए, 1 होना था इसको। अगर ये मान लो 1 है, यहाँ पे तो 1 है ही सर, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समझ में आया क्या क्या फर्क है। अभी एक और बात है उसको बता रहा हूँ मैं। तो पहला फर्क आपको नजर आया, एशेलॉन फॉर्म में होने के बावजूद वो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में तब कहलाएगा यदि उसकी हर नॉन जीरो रो की जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है वो निश्चित तौर पे कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब और एक एडवांस चीज है, वो ये है कि जहां जहां पे फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री आपने 1 कर दिया है, उस कॉलम के सारे दूसरे और जो एलिमेंट्स हैं वो सब के सब 0 होने चाहिए। उस 1 को छोड़ के उस कॉलम के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, यानी ये 0 होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ 1 है तो ये 0 होना चाहिए था, सारे के सारे 0 होने चाहिए सब उस कॉलम के, बाकी कॉलम से मतलब नहीं है। उन्हीं कॉलम्स को देखिएगा जिनमें फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री हो और वो 1 हो, ठीक है। और अगर वो 1 नहीं हो रही है तो वो तो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में बदल ही नहीं पाएगा, बदलने के लिए आपको उसको 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब वो उस समय अगर 1 ना हो उस समय वो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में नहीं कहलाएगा।
ये नहीं कह सकते कि बदल नहीं पाएगा, हम उसको बदल जरूर सकते हैं, उसके लिए कुछ प्रोसेस है, मगर वो उस समय रिड्यूस डेसिमल फॉर्म में नहीं कहलाएगा, ठीक है। हाँ, इधर 1 है तो इसको भी आप 0 कर दो, ये 0, इधर नहीं, ये तो इसी, अब क्योंकि अगली एंट्री तो 2 कदम हट के है और यहाँ 1 है, तो ये सभी की सभी फिर 0 होनी चाहिए, ये 0। तो आपको समझ में आ गया एशेलॉन फॉर्म और रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में दो चीजें एडवांस होकर आपको मिली, 2 कदम ये आगे बढ़ा। कौन कौन सी बातों में फर्क है, उसमें केवल इतना जरूरी था कि अगर कोई 0 रो है जिसमें सारी एंट्रीज 0 है तो वो हमेशा हमेशा बॉटम पे रहेगा, और दूसरी बात इसमें ये, उसमें एशेलॉन फॉर्म में ये थी कि हर नॉन जीरो रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री अपने ऊपर वाली रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री से स्ट्रिक्टली राइट साइड होनी चाहिए। और रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में 2 शर्तें और जुड़ गई, और वो ये है, उन मतलब एशेलॉन फॉर्म की शर्तें तो थी ही थी, वो तो लागू ही रहेंगी, 2 और एक्स्ट्रा शर्तें हैं कि हर नॉन जीरो रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री स्ट्रिक्टली तौर पे 1 होनी चाहिए, और फिर उस कॉलम के सारे अदर एंट्रीज जो हैं उस 1 के अलावा जो भी एंट्रीज हैं वो निश्चित तौर पे 0 होनी चाहिए, तो वो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। इन सब की 0 होने की हमने इस पर जोर क्यों नहीं दिया, बताइए, इनको सबको 0 क्यों नहीं किया, क्योंकि ये सभी जो हैं ऐसे कॉलम के एलिमेंट्स हैं जिनमें कोई किसी रो के फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री शामिल नहीं है। आप देखिए ना, इस रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री यहाँ पे है तो वो कॉलम को अपन ने 0 कर दिया, इस रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री यहाँ पे है तो उस कॉलम को 0 कर दिया, ठीक है। इस कॉलम में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो किसी रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री तैयार हो पा रहा है, तो ऐसा कुछ आपको एक बहुत आसानी से दिख रहा होगा, ये रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म हो गया, ठीक। अब आपके पास क्वेश्चंस हैं, आप देखेंगे अपने बुक में, अपने बुक में पेज नंबर 21 में आप देखेंगे, 23 में, ये कौन सी बुक से हम पढ़ रहे हैं, तो आप सब जानते हैं डॉक्टर एच के पाठक, ठीक है, और शिक्षा साहित्य प्रकाशन की बुक है, तो उसमें आप देखेंगे, आप पेज नंबर 23, हिंदी मीडियम की बुक मैंने रखी हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। वैसे हिंदी मैथ्स के लिए तो हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है, आप आसानी से हिंदी वाले भी इसको समझ सकते हैं, इंग्लिश वाले भी समझ सकते हैं, और वैसे भी समझाते समय मैं दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करता हूँ, हिंदी में बोलने के बाद इंग्लिश में भी बोल देता हूँ, ताकि आप चाहे कोई भी मीडियम के स्टूडेंट हो, किसी भी मीडियम से हो, आप आसानी से इन टॉपिक्स को समझ सकते हैं। सो अब आपके पास क्वेश्चंस कैसे आएंगे, देखिए, और अच्छा, एक मैं एक बात बोल रहा था कि मैंने रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको समझाया था कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए रो रैंक और कॉलम रैंक इक्वल होते हैं, और उसी संख्या को हम जो भी आता है, रो या कॉलम रैंक जो भी आपके पास आता है, उसका आंसर जो होता है तो वही रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी कहलाता है, ठीक। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स का, और थोड़ा सा हम और किस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, या उसकी और प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो मैं इसको फिर मिटाता हूं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपको मैं एक होमवर्क भी दूंगा, बहुत अच्छा वाला होमवर्क दूंगा। तो देखिए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में मैंने जो अभी जो सबसे पहला डेफिनेशन आपको बताया वो ये है कि हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए, मान लो ये कोई मैट्रिक्स है तो उसके लिए रो रैंक और कॉलम रैंक सेम होते हैं, उसी को हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स कह देते हैं, ठीक है। कुछ बातें हमेशा आप याद रखना, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक और उस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज निकाले हो, यानी रोज और कॉलम्स को अदला बदली कर रहे हो, इंटरचेंज कर रहे हो, और उसके बाद उसका रैंक निकाल रहे हो, तो हमेशा ये सेम आते हैं। दूसरी बात ये है, आप देखो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को जब आप एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर डालेंगे, है ना, कन्वर्ट कर चुके होंगे, तो एशेलॉन फॉर्म में बदल लेने के बाद उस
एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आपको नॉन जीरो रोज दिखाई देंगी, जो नंबर ऑफ नॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ, हाँ ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आपको दिखाई देगी, उसी को आप कहेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, या आप ऐसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, टोटल नंबर ऑफ, मैक्सिमम बोलो या टोटल नंबर ऑफ बोलो, टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इसको भी हम कह सकते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है, कुछ दिया है और आपने इसको ऑपरेशन लगा लगा के आपने इसको एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया। मान लीजिए आपने कुछ ऐसा उसको बना डाला, आप देख रहे हैं कि एशेलॉन फॉर्म में है कि नहीं, पहले आप चेक कीजिए। अगर कोई जीरो रो है तो वो बॉटम में होनी चाहिए, जीरो रो है नहीं कोई बात नहीं चलेगा, जीरो रो होने की कोई बाध्यता तो नहीं रहती, बस नियम इतना है कि अगर है तो सबसे नीचे रहनी चाहिए। दूसरा नियम ये है कि हर रो की नॉन जीरो एंट्री अपने ऊपर वाले रो की नॉन जीरो एंट्री से राइट साइड होनी चाहिए, इसकी नॉन जीरो एंट्री राइट साइड है, सही है, एशेलॉन फॉर्म में है। अब नियम क्या कहते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एशेलॉन फॉर्म, अशून्य पंक्तियों की संख्या, ये भी अशून्य पंक्ति, ये भी अशून्य पंक्ति, ये भी अशून्य पंक्ति है, कितनी संख्या है, 3, तो इसका रैंक हो जाएगा 3, इस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा 3। इसको अगर ए कहें तो रो ऑफ ए रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 3। सो ये आपके पास एक बढ़िया सा डेफिनेशन, एक बढ़िया आपके पास एक औजार है किसी भी मैट्रिक्स का रैंक जानने का। ठीक है, यानी आप उसको अगर मैट्रिक्स का आपको रैंक जानना है तो कुछ मत कीजिए, एशेलॉन फॉर्म में बदल डालिए, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को आप गिनती कर लीजिए कितनी है, वही उसका रैंक हो जाएगा। एक तीसरी और बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू होता है मिनिमम ऑफ एम एंड एन, अगर उस मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो एम क्रॉस एन हो। ठीक है, यानी कि अब इसको हम किस तरीके से थोड़ा और अच्छे से हम बताना चाहें तो ये बता सकते हैं, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 5 4 1 3 2 -4। चलो मैं एक काम करता हूँ, 3 रोज लेता हूँ, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 4, क्योंकि इसमें 3 रोज है 4 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 4 3 क्रॉस 4 इसका ऑर्डर हो गया। अब ये जो मैंने लिखा है वो क्या है, थोड़ा सा समझाने का मैं प्रयत्न करता हूँ। आप ये देखिए, कोई मुझे पूछे कि सर इस मैट्रिक्स का रैंक के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो एग्जैक्ट इसका रैंक कितना है ये बताने के लिए तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, लेकिन मैं इस बात की गारंटी आपको अभी के अभी दे सकता हूँ। किस बात की गारंटी मैं बताता हूँ, देखो इस मैट्रिक्स का रैंक आप इसके ऑर्डर को देख कर के कुछ हद तक अंदाजा लगा सकते हैं। आप इसका ऑर्डर देखिए कितना लिखा है 3 क्रॉस 4। ठीक है, तो 3 और 4 में से कम कौन है 3, तो याद रखिए समझ जाइए इतना कि इस मैट्रिक्स का रैंक जो होगा इन दोनों में से जो कम है या तो उतना ही होगा या तो उससे और कम होगा, यानी 3 और 4 में से कम कौन है 3, तो इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स का रैंक 3 हो सकता है, होगा इसकी गारंटी नहीं है, फिलहाल तो नहीं है, आगे जब हम सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। तो इस मैट्रिक्स का रैंक 3 हो सकता है या तो फिर 3 से और छोटा होगा, 4 तो हो ही नहीं सकता। नियम क्या कहते हैं, किसी मैट्रिक्स का रैंक 3 और 4 में से जो छोटा होगा या तो उतना ही होगा या तो उससे और छोटा होगा। देखो इसका मतलब क्या है, रैंक ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम एंड एन, यानी दोनों में से जो छोटा होगा या तो उतना ही होगा नहीं तो उससे और छोटा होगा। ठीक है, इसका मतलब 4 हो नहीं सकता, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, 1 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। 0 केवल किसका रैंक डिफाइन किया गया है, पूरी तरह से अगर जीरो एंट्रीज हो किसी मैट्रिक्स में पूरी तरीके से, जिसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स, केवल उसी का रैंक जीरो माना गया है, जीरो कहा जाता है। अगर किसी मैट्रिक्स में आपको मतलब एक कम से कम
एक भी नॉन जीरो एंट्री दिखाई देती है तो उस समय उस मैट्रिक्स का रैंक आप 1 कहेंगे, ठीक है। मतलब केवल एक नॉन जीरो एंट्री दिखती है, सिर्फ एक नॉन जीरो एंट्री दिखती है, बाकी समस्त एंट्री जीरो है, तो उस समय उस मैट्रिक्स का रैंक 1 होगा। जीरो सिर्फ तब होता है जब सभी जीरो हो। और ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कुछ जानकारियां थी। अब आपको एग्जाम्पल्स बनाने हैं, सभी के सब बनाएंगे। पेज नंबर, हिंदी मीडियम के बुक में ये पेज नंबर 23 में दिया हुआ है, आप लोग देखिएगा। प्रश्न में ये लिखा है कि किसी मैट्रिक्स आपको दिया रहेगा, आपको उसको पंक्ति समानित एशेलॉन ग्रुप में बदलना है। पंक्ति समानित मतलब कि रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म, ठीक है। प्रश्न में बोला रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में बदलना है, एशेलॉन फॉर्म में नहीं, रिड्यूस्ड में। तो रिड्यूस्ड की क्या और शर्त है, दो शर्त उसमें एक्स्ट्रा और जुड़ जाती है। मैंने आपको बताया था कि हर नॉन जीरो रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 होनी चाहिए, हर अशून्य पंक्ति की प्रथम अशून्य प्रविष्टि 1 होनी चाहिए, और उस कॉलम के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। उसमें आप कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने का मैंने आपको तरीका बताया था। रो ऑपरेशन लगाते जाइए, यहाँ 1 बनाइए, सबसे पहले वहाँ 1, फिर उसके नीचे राइट साइड में 1, बाकी 0, फिर यहाँ 1, फिर बाकी 0। मैंने आपको रैंक ऑफ सॉरी ए का इन्वर्स जब हम निकालते हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन की मदद से निकालते हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस की मदद से जब हम इन्वर्स निकालते थे तो उसमें जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी, उसी ट्रिक्स को आपको फॉलो करते हैं, और दिए गए मैट्रिक्स को आप रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में बदलेंगे। बदल डालने के बाद उसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज रहेंगी, टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज रहेंगी, उसी को आप मैट्रिक्स का क्या कहेंगे, रैंक कहेंगे, ठीक। सो आपके लिए होमवर्क है, पेज नंबर 23 से एग्जाम्पल 1, 2, 3 सारे के सारे बनाएंगे, पूरे एग्जाम्पल बनाएंगे। और कल हम माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की मदद से, डिटर्मिनेंट सॉल्व करके हम किसी मैट्रिक्स का रैंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप बिंदास पूछ सकते हैं। पेज नंबर 30 तक के, यानी आर्टिकल 2.11 के ठीक पहले तक के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सब आप बनाएंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। कहीं भी डाउट आते तो मुझसे पूछेंगे, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, मैट्रिक्स को कौन से रूप में चेंज करना है, दिए गए प्रश्न के अनुसार इसको चेंज करना है रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म, समानित एशेलॉन रूप में आपको इसको चेंज करना है। और चेंज करने के लिए आप रो ऑपरेशंस लगाइए, हो जाएगा जब चेंज तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को ही, टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को आप कहेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। धन्यवाद।